ओके ओके नाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो अब ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लूँ। या तो ये जो चैप्टर है ये प्रोजेक्ट बेस्ड चैप्टर है। एक सेकेंड, इसको क्या हुआ? सॉरी। सो ये जो है ये चैप्टर एक प्रोजेक्ट बेस्ड चैप्टर है। इट मीन्स अगर आप मतलब जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे या प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जब एसक्यूएल कनेक्ट करना पड़ेगा तो आपको जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी वो ये वाला चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के साथ ही हम ज़्यादातर कनेक्शन करते हैं। लेकिन हाँ, कई लोग क्या होता है अकेले माई एसक्यूएल के अंदर भी जाते हैं। माई एसक्यूएल मतलब वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं या डेटाबेस मैनेजर्स होते हैं, तो उनका काम एक अलग होता है। ठीक है, और वहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम जो होता है उसके अंदर हम आ जाता है कि हमने पाइथन या हम जावा या हम सी प्लस प्लस इनको हम अपने माई एसक्यूएल या फिर मोंगो डीबी या नो एसक्यूएल या फिर और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये प्रोजेक्ट बेस्ड चैप्टर है। ये थ्योरी बहुत है इसमें और प्रैक्टिकल भी, इसका मोस्ट ऑफ काम प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन इसमें से थ्योरी बेस्ड में और प्रैक्टिकल बेस्ड में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपसे ना कोई भी इक्वेशन या फिर क्वेरी एक्सप्रेशन लिखवा लेगा, लाइक ये करवाना हो तो हम क्या लिखें। ठीक है, इस तरीके के इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या फिर इसमें सिंगल लाइन वाले आंसर बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके बाद कनेक्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर पैरामीटराइज करेंगे, उसके बाद फिर परफॉर्म करेंगे इंसर्शन और अपडेशन। ओके, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन करें तो जब भी आप एक डिज़ाइन बनाते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन का, तो आप जो है ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में फंसोगे जहाँ पे आपको ना डेटा को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा और कहीं स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस में अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो अब ऐसे समझो, अगर आप एक चैटिंग ऐप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये होना चाहिए कि आप दोनों जो भी दो लोग बात करेंगे उनके चैट्स और आपके चैट्स कहीं ना कहीं तो सेव रहने चाहिए। इवन डिस्प्ले करने के लिए भी तो सेव रहने चाहिए। तो ये कैसे सेव रहेंगे? तो ये सेव रहने के लिए भाई मुझको ना ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई मुझको चाहिए एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि ये सारी चीज़ें को स्टोर करके रखे, वो भी सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, और जब भी मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेवलप करना पाइथन एप्लीकेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने ऐप के हिसाब से हम यहाँ पे डेटा जो बेस है ना वो उसको सेलेक्ट करते हैं, लाइक हमको कौन सा यूज़ करना है। हम अभी यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल है, क्योंकि दिस इज़ ईजीएस्ट, बहुत ईजी है। माई एसक्यूएल सबसे ईजी बोलेंगे और सबसे पावरफुल भी बोलेंगे, मतलब काफ़ी पावरफुल है ये। लेकिन इसके अलावा भी अपने पास होते हैं लाइक नो एसक्यूएल, नो सीक्वल भी पढ़ते हैं इसको लोग, नो एसक्यूएल। इसके अलावा मोंगो डीबी, मोंगो डीबी नो एसक्यूएल का ही पार्ट है। ठीक है, मोंगो डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी और ये एक ही जैसे हैं। ये जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा टाइप, डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस्ड मतलब ये जैसे अपनी जो वर्ड फाइल होती है ना उसके सिंटेक्स में ये हमारा डेटा सेव करता है, और जबकि हमारा ये माई एसक्यूएल जो है ये टेबुलर फॉर्मेट में सेव करता है, टेबल्स और रिलेशन के फॉर्मेट में ये उसको सेव करता है। ठीक है, बाय जनरल अगर मैं बताऊं तो मैं अपने एप्लीकेशंस के लिए मोस्ट ऑफ टाइम जो है मैं यूज़ करता हूँ मोंगो डीबी को ही, क्योंकि वो बेस्ट है। मतलब बेस्ट इसलिए क्योंकि जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ उनमें मोस्ट ऑफ टाइम मोंगो डीबी से ही सबसे अच्छे से काम हो सकता है। अगर मैं माइसवेल से बनाने लग जाऊँ तो वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही है, बेस्ट और इजी जो पड़े आप उसका यूज़ करो। मोंगो डीबी उसमें बेस्ट पड़ता है, बहुत अच्छा काम करता है, इस वजह से मोंगो पे जाते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आपको
इसके रियल मतलब अपना प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा एक दो, जिसके अंदर मैंने MySQL को कनेक्ट कर रखा है, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमको कनेक्ट जब करना होता है डेटाबेस को पाइथन के साथ, तो हमको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है जो कि हमको कनेक्टिंग फंक्शंस प्रोवाइड कराए। ठीक है, पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन हम किसका यूज़ करने वाले हैं? MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो दे रखा है ये MySQL कनेक्टर, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर दे रखा है कि इस तरीके से इंस्टॉल करना है। अपेंडिक्स सी के अंदर दे रखा है कैसे इंस्टॉल करना है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई इतना बड़ा मतलब काम नहीं है, आपको जस्ट और जस्ट अगर आप पिप यूज़ करते हैं तो पिप आप, या फिर अगर जैसे आप विंडोज़ में हैं तो आप लिख सकते हैं Python 3 पिप। और कई लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम में Python 3 पिप नहीं चलता, तो उनको मैं बता दूं वो लोग यूज़ कर सकते हैं Python 3 -m पिप। ठीक है, -m जो होता है इसका मतलब होता है जो ये वाली चीज़ है ये इसका मॉड्यूल है, पाइथन का मॉड्यूल है। ठीक है, तो पाइथन का मॉड्यूल उसको एज अ ऑपरेट करता है। ठीक है, जनरली जो है हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ये वाला, या फिर अगर आप लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने विंडो के अंदर अगर पाथ सेट कर रखा है, देन आप डायरेक्टली पिप या पिप यूज़ कर सकते हैं। मैक ओएस के अंदर आप पिप यूज़ नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता दूं, मैक के अंदर आपको पिप 3 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जो लोग मैक यूज़ करते हैं उनमें पिप नहीं काम करता, और ये विंडोज़ में काम कर जाएगा, लिनक्स में काम कर जाएगा। लेकिन लिनक्स में अगर आपने बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है तो पिप वहाँ पे भी काम नहीं करेगा, आपको वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप को भी। ठीक है, पिप भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपकी फ्रेश लिनक्स है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाउ स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस। आप मान लेते हैं कि हमने इसको डाउन इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि ये कुछ है नहीं, आपको क्या लिखना है? ये लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से लिखोगे, जो भी आपका फर्स्ट ये प्रीफिक्स है ये आप देख लेना। उसके बाद लिखेंगे इंस्टॉल, उसके बाद हम ये लिखेंगे MySQL कनेक्टर पाइथन। ठीक है, या फिर आप ये इतना भी लिखोगे तो भी काम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये सेम ही हैं, बस यही है, इनके दो नाम हैं। ठीक है, तो आप ये लंबा वाला भी यूज़ कर सकते हो, छोटा वाला भी, जो भी आपको कंपैटिबल लगे। मेरी प्रेफरेंस में बड़ा वाला यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अब हमने कनेक्ट कर लिया है, हम मान लेते हैं हमने कनेक्ट कर लिया है, तो अब किस तरीके से हम इसमें डेटाबेस को क्रिएट करेंगे? अब नॉर्मली जब हमको डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्या कमांड होती है? टू क्रिएट डेटाबेस, वो होती है क्रिएट डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमारा है लाइक स्टूडेंट। दैट्स इट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 स्टेप्स में हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले पाइथन को स्टार्ट करेंगे, हम अपने पैकेजेस वगैरह को इंपोर्ट कराएंगे। पैकेजेस यानी कि हमारा वही MySQL कनेक्टर जो है उसको इंपोर्ट कराएंगे। फिर एक कनेक्शन ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे ओपन किया जाता है वो हम देखेंगे। कनेक्शन ओपन करना है, फिर एक कर्सर बनाना है, कर्सर इंस्टेंस। कर्सर जो होता है ऐसे मान लो आपका कि लाइक हमने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। आप जब ओप्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कर्सर नाम का, सॉरी एक सेकेंड, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कर्सर नाम का, और उस कर्सर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी कमांड लिखवाते हैं, और उस कमांड को हमारा जो MySQL कनेक्टर है वो इंटरप्रेट करता है किसके अंदर? SQL क्वेरी के अंदर, और उसके बाद फिर उसको वो भेज देता है हमारे MySQL डेटाबेस में। ठीक है, इस तरीके से काम होता है हमारा। जो ये पाइथन में जो लिखी हुई भाषा में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मे बी दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रैम की वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। और यहाँ पे अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे दो मतलब एप्लीकेशन रन कर रखे हैं, इस वजह से ये शायद इशू दे रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर ये इशू नहीं था, क्योंकि ये इशू जो है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो एप्लीकेशन मैं रन कर रहा हूँ, और वो दो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो थी वो इनबिल्ट थी, और जो ऑडियो था वो
आईपैड से लिया हुआ था, इस वजह से उसके अंदर मर्जिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट वही है, उसके अंदर फिर ये लैगिंग का इशू नहीं आता, हल्का फुल्का जो है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं देख लूँगा अगर कोई और एप्लीकेशन हुआ, बट ठीक है, अभी के लिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देन हमने इंस्टेंस के अंदर, यानी अपने कर्सर वाले बॉक्स के अंदर हमने अपनी क्वेरी लिखाई, उसके बाद हमने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। अब वहाँ से जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास रिजल्ट में आया, लाइक ये जो है हमने भेजा, ये हमारा मॉड्यूल ने, माई एसक्यूएल कनेक्टर ने एसक्यूएल में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने का तो माई एसक्यूएल पे गया, माई एसक्यूएल ने आंसर भेजा, वो आंसर आया एसक्यूएल की क्वेरी में या फिर एसक्यूएल के फॉर्मेट में, फिर उसने उसको माई एसक्यूएल ने उसको हमारे प्रिंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, या फिर टपल लिस्ट टपल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। लाइक आपकी अगर मल्टीपल लाइंस में अगर डेटा है तो वो टपल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर वो हमको आंसर में दे देता है, लाइक हमने कर्सर को जिसमें भी लिया था, लाइक ABC, तो वो हमारा जो है आंसर वो ABC के अंदर चला जाएगा और हमको वो प्रिंट कराना पड़ जाएगा। ठीक है, अब वो डायरेक्टली प्रिंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो टपल हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आइट्रेशन करवाएंगे। आइट्रेशन भी नहीं बोलते हम उसको, हम बोल सकते हैं क्या बोले कह सकते हैं कि हम वहाँ पे मतलब हम उसको फॉर लूप के अंदर इंसर्ट करेंगे, फॉर लूप इन टपल, और उसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट ही अभी मैंने पढ़ा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम आते हैं। उसके बाद जब हमारा काम हो जाएगा तो हमको अपने इन्वायरमेंट को वापस से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो चीज़ें हुई, इसके लिए जितने भी मेमोरीज यूज़ हुई, कंज्यूम हुई, इन सबको हटाना पड़ेगा। यानी हमारा जो पाइथन का जो कर्सर है उसको क्लीन करना पड़ेगा, और हमको अपना जो है ये कनेक्शन उसको तो मैनेज ही रखना है, या फिर अगर हमारा काम हो गया तो उसको भी बंद करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम अपने स्टेप्स में आते हैं। हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, पाइथन की स्क्रिप्ट को ओन करना। ठीक है, या फिर हम अपने आइडियली को, या फिर हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह किसी को भी ऑन करते हैं। हमने अपनी फाइल खोली, फाइल खोलने के बाद हम वहाँ पे लिखेंगे माई इम्पोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर। फिर अगर हम एलियास यूज़ करना चाहते हैं तो एज लगा के कोई शॉर्ट नेम दे देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब कनेक्शन सेटअप करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उसके अंदर लिखना पड़ता है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ये तो क्या पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ, ये जो पार्ट है हमारा क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ इम्पोर्ट नेम। ठीक है, इम्पोर्ट नेम में यही था, उसके आगे उसका एक फंक्शन है अपना, वो फंक्शन क्या है, कनेक्ट। अब कनेक्ट का जो फंक्शन है ये क्या करता है, इसके अंदर हमको 4 वेरिएबल्स जो हैं वो फुलफिल करने होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस। और ये डेटाबेस जो होता है ये ऑप्शनल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शनल, मतलब अगर आप चाहें तो ये जो है कमांड, ये आप अपने एसक्यूएल क्वेरी में भी लगा सकते हैं, लाइक शो डेटाबेसेस, देन फिर वहाँ पे हम वहाँ पे यूज़ डेटाबेस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर वो दिक्कत देता है, वहाँ पे क्या दिक्कत देता है कि हमको जब भी कोई क्वेरी रन करानी होती है ना, बार बार हमको यूज़ करना पड़ता है, मतलब ये वाली कमांड लिखनी पड़ती है, यूज़ दिस डेटाबेस, क्योंकि उसके लिए वो बार बार क्या होगा, वो कनेक्शन जो है क्लियर करेगा। अब क्लियर करेगा तो फिर उसके लिए जो होगा ना, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल शुरू से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल क्लीन है, जहाँ पे स्टार्टिंग पे था, यानी डेटाबेस जहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ था उस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो फिर वहाँ पे वो ना बहुत बार हमको सेम क्वेरी रन करनी पड़ती है, तो हमारा स्टोरेज जो है वो बेकार में भरता है। ठीक है, तो हमको वो वाला पार्ट अगर स्किप करना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे डेटाबेस का नाम डाल देंगे कि ऑलवेज वो कनेक्टेड, मतलब वो वही यूज़ होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, यूज़र हम लिखते हैं, फिर पासवर्ड, फिर होस्ट नेम, फिर डेटाबेस। होस्ट नेम क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। होस्ट नेम जो होता है वो एक्चुअली में हमारा लिंक होता है, या फिर हमारा आईपी एड्रेस होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कनेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये जो है दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई एसक्यूएल डेटाबेस, बेस। अगर आपका डेटाबेस जो है वो किसी वेबसाइट पे लॉन्च हो रखा है, यानी अगर आप जो है होस्टिंग आपने कर रखी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसका लिंक डाल सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग अगर आपने वहाँ कर रखी है, या फिर आपने पोर्ट नंबर आपने ऑन कर रखा है। ठीक है, तब आप वहाँ से कर सकते हैं, लाइक आपने आईपी एड्रेस माईएसक्यूएल का डाला, या फिर अगर आपने वो वेबसाइट पर रन कर रखा है, लाइक मान लो मेरी एक वेबसाइट है, लाइक वीनू कोड डॉट मी,
तो इस वेबसाइट के अंदर मैंने क्या है 3306 पे अगर मैंने रन कर रखा है, या फिर मैंने किसी और पे 8010 पे कर रखा है, या 180 या कुछ भी, मतलब हम किसी भी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमने जिस पे भी रन कर रखा है, जनरली हम इस पे करते हैं, अगर मैंने इस पे कर रखा है देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है। अब ये देखो, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है, अगर ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपने कुछ और यूज़ किया है, तो आपको इस कनेक्शन के अंदर पोर्ट भी दिखाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पोर्ट, और उसकी वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी कि पोर्ट की वैल्यू क्या है अगर वो इसके अलावा है, 3306 के अलावा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर जैसे आपने अब, आप जनरली जो है उसको किस में यूज़ करने वाले हो, अपने ही कंप्यूटर में, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए करेंगे। तो अपने कंप्यूटर के अंदर जब हम यूज़ करते हैं, तो या तो अगर आप लोग, जैसे आप अगर थोड़े से एडवांस हो, या फिर आप थोड़े से अगर मतलब यूज़ करते हो लाइक सर्वर टूल्स, तो आपको वहाँ अपाची या अपाची या फिर एनजिनिक्स आप यूज़ करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे ये वाला आईपी एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, और अगर आप नहीं यूज़ करते, लाइक आपने अगर बेसिक, अगर सिर्फ माई एसक्यूएल का ही आपने सर्वर इंस्टेंस ओपन किया है, तो फिर वहाँ पे आप जस्ट लोकल सर्वर लिख सकते हो। ठीक है, लोकल सर्वर लिख सकते हो, या फिर आप लोग वहाँ पे अपने वाईफाई का पहले आप आईपी एड्रेस देख लो, आप वो डाल सकते हो। जनरली लोकल सर्वर जब आपने रन किया है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, दैट्स इट। लोकल होस्ट में अपने आप देख लेगा भाई जो भी है। ठीक है, लोकल होस्ट और ये जो होता है ये सेम ही होता है, ये याद रखना। आपने लोकल होस्ट लिखा है, ये लिखा, वो सेम है। लेकिन अगर आपके वाईफाई का आपको अगर पता है कि आपका आईपी क्या है, देन फिर आप क्या कर सकते हो, उस आईपी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी वही काम करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, और मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सेटिंग। ये रहा सिस्टम। ओके, देन मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस दे रखा है, जिस आईपी एड्रेस से मेरा लैपटॉप जो है कनेक्टेड है। तो फिर इस आईपी एड्रेस को भी डालूंगा तो भी मेरा वही काम होगा। ठीक है, तो होस्ट क्या होता है, दिस इज द आईपी एड्रेस, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर। ठीक है, अगर वो सर्वर आपका कंप्यूटर नहीं है, वो किसी और का कंप्यूटर है, तो आपको उसका आईपी एड्रेस देखना पड़ेगा, आईपी एड्रेस देखना पड़ेगा। आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं, आप जाओ उस कंप्यूटर पे जाके लिख दो माई आईपी, या फिर माई पब्लिक आईपी, तो आपको वहाँ पे जो आईपी एड्रेस मिलेगा, उस आईपी एड्रेस का आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और हाँ, साथ में आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करनी पड़ेगी अपने राउटर या अपने मॉडेम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं यूज़र। तो ये यूज़र और पासवर्ड वही यूज़र और पासवर्ड है जो हम वहाँ डालते हैं। लाइक आपने अगर यूज़र बना रखा है रूट और पासवर्ड बना रखा है रूट, तो आपको यहाँ पे जस्ट रूट रूट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डेटाबेस में आपके डेटाबेस का नाम लिख देना है, दैट्स इट। ओके, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है, तो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे इन लोगों ने एसक्यूएल टॉर लिखा है। इसका मतलब जो है वो ये है कि इन्होंने एलियास के अंदर जो है वो यूज़ किया था वर्ड। आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरली जो है ना, ये पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने एलियास में, तो इन्होंने यहाँ इसका यूज़ कर दिया, ना कि ये लिखने की जगह। वो ये भी ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा लिखने की जगह छोटा सा लिखना होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप ये मान के चलो, आप बड़ा ही मान लो। ठीक है, बड़ा ही लिखो। ठीक है, हमने कनेक्ट किया, होस्ट ओपन किया, होस्ट के अंदर हमने लोकल होस्ट लिखा, यूज़र के अंदर रूट, पासवर्ड जो है मेरा पासवर्ड जो भी था, और डेटाबेस का नाम जो भी था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कनेक्शन तो सेटअप हो गया, हमारा कनेक्शन यहाँ पे सेटअप हो गया, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे समझा रखा है, यहाँ पे समझा रखा है कि हमने इंपोर्ट किया है इस फॉर्मेट में, यानी एसक्यूएल टर जो है ये नाम दे दिया है, एलियास दे दिया है, तो हम इस नाम का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे भी हमको इस नाम का यूज़ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे है कनेक्शन चेक करने के लिए, हम कैसे चेक करते हैं, तो हम ऐसे चेक करते हैं कि इफ़ माइकॉन जो है, ये माइकॉन क्या चीज़ है, ये माइकॉन जो है हमारे जो हमारे कनेक्शन वाला जो था, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देखो, ये जो है इसके अंदर ये जो हमारा कनेक्शन का जो हमारा जो इंस्टेंस था, इसको मैंने किस वेरिएबल के अंदर असाइन किया है, इसके अंदर असाइन किया। तो ये जो इंस्टेंस है ना, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है, इसका हमने यूज़ करके चेक किया कि ये क्या कनेक्टेड है।
ये जो है एक्चुअली में एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमने डॉट लगा के ये फंक्शन अपना रन करके देखा है कि क्या वो कनेक्टेड है। इफ़ यस, अगर वहाँ पे आता है हमारा कि हाँ हमारा 200 आता है, 201 आता है, मीन्स ये जो होता है ये रिस्पांस होता है, HTTP रिस्पांस होता है, ठीक है। अगर ये रिस्पांस आता है तो वो आंसर में हमको क्या बोलेगा कि हाँ ये कनेक्टेड है। एल्स वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि कनेक्शन स्टेबल नहीं है या फिर कनेक्शन अभी बना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अपना आता है क्रिएट करना एक कर्सर इंस्टेंस को। अब कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्सर इंस्टेंस के अंदर ही हम जाके अपनी कमांड्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सारा काम चालू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उसको बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, तो इसका क्या होता है तरीका, हम यहाँ पे लिखते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम, कि हमारा कर्सर इंस्टेंस होगा। उसके अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम। कनेक्शन ऑब्जेक्ट जैसे हमने वहाँ पे माइकॉन लिखा है तो यहाँ पे हम माइकॉन लिखेंगे, ठीक है। जिन्होंने कुछ नहीं लिखा वो क्या लिखेंगे, वहाँ पूरा लिखेंगे, लाइक माई एसक्यूएल, या फिर आप वहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहो वहाँ वो लिख सकते हो, ठीक है। हमने जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था डॉट कर्सर। अब ये डॉट कर्सर हमने जो लिख दिया है इसमें क्या हुआ, ये कर्सर इंस्टेंस ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज लिखेंगे इस फॉर्मेट में, एग्जीक्यूट ये क्वेरी का नाम, ठीक है। तो हम इस तरीके से कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो कर्सर हमने लिखा, फिर हमने ये लिखा जहाँ पे हमने अपना ये क्या है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा एक फंक्शन है जो कि कर्सर इंस्टेंस बनाता है, ठीक है। देन अब हमने करी अपना एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली अपने कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे हमने वहाँ कर्सर लिखा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी एसक्यूएल क्वेरी लाइक क्रिएट टेबल जो भी है ब्ला 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 वो सब हमको यहाँ लिखना है। यहाँ पे इन्होंने सबसे इजी एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है और हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं मिलेगा। अब वो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, वो हमको मिलेगा अपने कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। वो हमको कहाँ मिलेगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे देखो ये जो है हमारा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब जो हमारा रिजल्ट आ गया है तो हम उसको रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इस फॉर्मेट में, डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर इंस्टेंस डॉट फेच ऑल। यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी क्वेरी हमने रन कराई थी उसके अंदर जो भी हमारा आया था, यहाँ पे आप ऐसे समझते हैं जो हमने सेलेक्ट क्वेरी रन करवाई उसके अंदर का सारे के सारे जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं जो भी रोज़ आई वो सारी की सारी हमारी टपल के फॉर्मेट में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ लिखा है कि नाउ डेटा जो है वो टपल के फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं सिर्फ एक ही रन करवाना चाहूँ तो वो जो है मेरा टपल के फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है। वो मेरा जो है टपल के फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो आएगा उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में लिखा होगा, लाइक लिस्ट के फॉर्मेट में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा आ रहा है तो वो टपल्स के फॉर्मेट में हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो डेटा ही एग्जिस्ट ना करता हो तो वहाँ पे नन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेकिन अब ये भी हो सकता है कि हम बोले कि नहीं भाई हमको पहली 10 चाहिए, पहली 50 चाहिए, या पहली कितनी चाहिए, तो हम यहाँ पे वो बता भी सकते हैं फेच मैनी, और यहाँ पे एन में हम वो बता देंगे कितने रिकॉर्ड हमको फेच करवाने हैं, ठीक है। और वो सारे हमारे के सारे टपल्स में ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अभी मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा हुआ तो वो टपल में चला जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो काउंट अगर हमको करवाना है तो हमको एक वेरिएबल लेना है, उसके अंदर लिखना है कर्सर इंस्टेंस डॉट रो काउंट। रो काउंट वो बता देगा कि टोटल कितनी रोज हैं, ओके। मतलब वो एक्चुअली में हमको काउंट करके बता देगा कितनी रोज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे हमको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल की हेल्प से हमको डेटा रिट्रीव करके समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है हमारा मेन पार्ट, ये ऊपर वाला तो हर एक में सेम ही है, ये वाला हमारा मेन पार्ट है। तो इसने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसने सेलेक्ट कर ली टेबल में से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फेच ऑल कैसे काम करेगा, कि हमने बोला कि डेटा हमको निकालना है, यानी वेरिएबल है ये हमारा, इसके अंदर हम डेटा लेने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा, कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल का मतलब सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो हमारे आ जाएं। तो अब वो सारे रिजल्ट आने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ना, ये जो है हमारा रिकॉर्ड, ये 1 कॉमा नीचे वाला 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डेटा के अंदर टप्पल के फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट करेंगे हम, तो रो काउंट हमने किया कि कितनी रोज आई, तो वो कैसे हमने यहाँ पे किया, हमने जस्ट यहाँ लिखा रो काउंट दैट्स इट। यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाते, ये याद रखना है, ठीक है। अब हमने किया प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो
रिट्रीव्ड इन रिजल्ट सेट, यहाँ पे फिर हमने काउंट लिखा है अपने वेरिएबल का नाम और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने जैसे बताया था फॉर लूप हम लगाएंगे क्योंकि टप्पल है, तो फॉर लूप लगाया फॉर आई इन, फिर ये इस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर फेच ऑल किया है, फिर यहाँ पे हम एक एक करके उसको प्रिंट करवा देंगे। सो हमारा जो आंसर आया वो इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर से भी हमको जब डेटा निकालना है तो हमको सेलेक्ट आउट करना पड़ेगा कि हमको कौन से में से डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एक एक के अंदर चेक करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो ये टोटल एक टप्पल थी और उसके अंदर ये जो है अपनी ये टप्पल थी, और इसके अंदर भी ध्यान से देखो ये सारी की सारी टप्पल ही हैं, ये भी टप्पल है, ये भी टप्पल है, ये भी टप्पल है, यानी टप्पल के अंदर टप्पल थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक को लेके मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहां पे क्या है डेटा। लाइक ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कह सकते हैं लाइक जब मैंने एसक्यूएल क्वेरी रन कराई उसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अगर देखनी है तो एसक्यूएल स्टार की स्टार लिख सकते हैं, चलो स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, फिर फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम के बाद हम लिखेंगे वेयर, और अपनी जो भी हमारी कंडीशन होगी वो हमने लिख दी। तो यहाँ पे फिर वही वाला डेटा यहाँ आ जाएगा, यानी हमको यहाँ से कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने एग्जीक्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप करोगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हर एक को हमको चेक करना पड़ेगा जिसके अंदर सेकंड वाला पार्ट जो हो या फिर हमारे पूरे के अंदर ये चीज़ लिखी हो ऐसे ऐसे। तो वो करने से अच्छा है हम यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में ही वो चेंजेस करते हैं। फेच मैनी का अंदर क्या होता है कि हम कितनी फेच करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम जितनी फेच करवाना चाहेंगे वो हमको उतना ही आंसर देगा। तो यहाँ पे हमने डेटा के अंदर कर्सर के अंदर फेच मैनी मैंने हमने 4 बोला कि पहली 4 दे दो, तो उसने यहाँ पे पहली 4 हमको दे दी। अब पहली 4 हमने मांगी है डेटा के अंदर, यानी कर्सर ने बोला है कि सिर्फ 4 ही लेनी है, तो जब हम इसमें रो काउंट करवाना चाहेंगे तो रो काउंट में वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही आंसर देगा, क्योंकि हमारे कर्सर में वो 4 हमने बोल दिया है। लेकिन अगर हम नहीं बोलते तो फिर वो क्या करता, वो जाता और चेक करता कि सारी टोटल कितनी है, फिर वो हमको उसका आंसर बताता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ, अब यहाँ पे फिर से वही है, यहाँ पे हमको यहाँ पे अपना जो है डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं फेच 1 पे, वेट अ सेकेंड, इसको क्या हुआ, या अब आते हैं फेच 1। फेच 1 जो होता है ये सिर्फ पहली पहली रो जो है ना उसको हमको दे देता है, यानी पहली वाली लाइन जो है हमारा पहला रिकॉर्ड जो है हमको वो आउटपुट में दे देता है टपल के फॉर्मेट में। ठीक है, लिस्ट में भी दे सकता है लेकिन हम टपल ही लेंगे क्योंकि हम जो है पाइथन यूज़ कर रहे हैं और पाइथन में टपल आता है। पाइथन में टपल आता है कि ये मतलब नहीं है कि पाइथन में लिस्ट नहीं है, पाइथन और में लिस्ट टपल डिक्शनरी सब है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो MySQL कनेक्टर है और जो बाकी लैंग्वेजेस का है वो अलग अलग डेटा टाइप्स में हमको आंसर देता है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर टपल में आंसर देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेटा फेच 1 हमने किया, अब यहाँ पे रो काउंट तो ऑब्वियस ही बात है 1 आएगा, रो काउंट तो 1 ही आएगा, तो अब यहाँ रो काउंट 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ डेटा को हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि वो एक ही है, सिंगल है, हमको उसमें आइट्रेशन नहीं करानी है, मतलब हमको उसको बार बार फॉर लूप लगा के आंसर नहीं निकलवाना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फेच 1 किया, फिर दोबारा से चलाया, तो अब वहाँ पे वो फर्स्ट नहीं देगा, उसके लिए वो फर्स्ट वाली रो जो है वो खत्म हो चुकी, अब वो चला जाएगा सेकेंड वाली पे, लेकिन उसमें भी काउंट 1 ही रहेगा, उसमें भी काउंट 1 ही रहेगा, इसमें भी काउंट 1 ही रहेगा, लेकिन वो पहले जब रन हो चुका है तो वो उसको हटा देता है, मतलब अपने मन से वो हटा देता है, एक्चुअल में नहीं हटती। फिर जब हम दोबारा रन करेंगे तो फिर वो इस वाली को रन करेगा, फिर वो इसको भी हटा देगा, एक और बार रन करेंगे तो इसको रन करेगा। अच्छा चलो मान लो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। लाइक मान लो मैंने पहले बोला फेच 1, ठीक है, फिर मैंने एक और बार बोला फेच 1, फिर मैंने बोला फेच मैनी, फिर मैंने यहाँ लिखा 4, फिर मैंने लिखा फेच मैनी 1, फिर मैंने लिखा फेच 1। तो फिर यहाँ पे अब मुझे बताओ कि ये वाले जो है इसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा। लाइक अगर मैं इधर लिखूँ a इज इक्वल्स टू, तो प्रिंट a, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, तो ध्यान से समझो कौन सी रो निकलेगी, मेरे कहने का ये मतलब है। तो इसने क्या किया, पहली यूज़ की, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसने पहली यूज़ की और उसको भूल गया। अब इसके लिए अब यहाँ पे पहली जो होगी सेकंड वाले के लिए पहली वो सेकंड होगी, अब ये इसको भी भूल गया। अब ये फोर्थ वाला जो इसमें 4 जो मांग रहा है ना, ये क्या करेगा, अब ये 3 4 5 और 6 को प्रिंट करेगा।
ठीक है, अब ये भी इसके लिए खत्म। अब ये फेच मैनी 1 जो है ये 7 को लेगा, फिर ये खत्म, फिर इसको लेगा, तो फिर ये 8वीं आएगी और फिर ये भी खत्म हो जाएगा जैसे ही हमने इसके अंदर डालने के बाद अगर अगला कुछ रन कराएंगे तो ये 8वां प्रिंट करेगा। याद रखना ये नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लिखो कि फेच वन यानी ये भी 1 लेगा, फिर ये भी 1 लेगा, फिर ये पहली 4 ले लेगा, फिर ये पहली ले लेगा और ये भी पहली ले लेगा, तो आंसर पहला हो गया। नहीं 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 नहीं, आप इसको ना सीक्वेंस वाइज लेके चलना, आगे 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 करते चलना, इसको काटते चलना। ये वाला जो पार्ट यहाँ पे आएगा ये आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमाने ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है लेकिन ये ईजी है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आपको जो बोला वही है, पहले बार में जब हमने रन किया तो पहला पार्ट रन हो गया, लेकिन सेकंड बारी के लिए सेकंड वाला रन हुआ, उसने पहले वाले को नहीं गिना। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे यही देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी तरीके का यहाँ पे दे रखा है, पहले फेच 1 फिर फेच 1 फिर फेच 3 यहाँ पे कराया, तो यहाँ पे फेच 1 में यानी 1 आ गया, वो चला गया, 2 आया, वो चला गया। अब यहाँ पे आंसर में क्या आया, 3 4 5। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट में क्या आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा आउटपुट ही नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, डेटा दे ही नहीं रखा। हाँ, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा जो काउंट है ये सारे के सारे काउंट करता चले जाएगा जिस भी हम पॉइंट पे होंगे उससे पहले के। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे हम हैं उससे पहले के जितने भी हैं उनको काउंट करता है, उनको काउंट करता है। लाइक अगर आप डायरेक्टली अगर जैसे 100वें पे पहुंच जाओ और सिर्फ उसको ही अगर आप फेच 1 करवाओ, मतलब समहाउ, तो उसमें वो 0 से वो 1 से लेके 100 तक काउंट करेगा, ना कि सिर्फ इस 100 अकेले को अलोन काउंट नहीं करेगा, वो उन सारे को काउंट करेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ टोटल काउंट 100 बताएगा लेकिन आउटपुट में सिर्फ आपको 100th वाला जो है आपकी रो वो देगा। अब इन्वायरमेंट को क्लीन अप कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्लीन अप करने में हमको जस्ट अपने कनेक्शन को क्लोज करना होता है और बाकी सारी चीज़ें हमारा पाइथन खुद कर लेता है, क्योंकि पाइथन बहुत बढ़िया चीज़ है। पाइथन के अंदर अपने आप सारा गार्बेज डिस्पोज हो जाता है। जावा के अंदर भी यही चीज़ सबसे अच्छी है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है मेमोरी जो है डिस्पोज हो जाती है। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और डॉट क्लोज लगा के उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको प्रोग्राम लिखने के लिए आया है। याद रखिएगा इस चैप्टर में से प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत लो चांस है, वेरी लो चांस। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। लाइक वो आपसे माइस्क्यूएल के अंदर लिखवाने की जगह आपसे ये वाला पार्ट, देखो मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो ये वाली चीज़ें लिखवाएगा, या फिर ये भी नहीं लिखवाएगा तो वो आपसे डायरेक्टली ये चीज़ें पूछेगा। लाइक फेच 1 का डेटा टाइप क्या होता है, फेच अगर मैं फेच ऑल करूं तो उसमें क्या होता है, इस तरीके के। आपने अगर सैम्पल पेपर पढ़ा है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको भी सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ। सेक्शन 2 सैम्पल पेपर, या ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये माई डेटा के अंदर कर्सर फेच 1 लिखा है। तो अब यहाँ पे बोला है कि ये कितने रिकॉर्ड हमको रिटर्न कराएगा फेच 1, ये हमको बताना है। और हमारा डेटा टाइप क्या होगा हमारे माई डेटा का, वो भी हमको बताना है ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद में। तो इसका सिंपल आंसर है टप्पल, और कितने काउंट्स होंगे, ऑब्वियसली 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आपको ये याद रखना है। CS ओके, नाउ अरे यार फिर से नीचे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, ये वाला चैप्टर है। नाउ ओके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये वाला जो हमको पढ़ाया है ये हमारे काम का नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमको दे रखा है माई एसक्यूएल डेटाबेस को हम पाई माई एसक्यूएल वाली लाइब्रेरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है एक लाइब्रेरी है, ये हमको नहीं पढ़नी, नो नीड। ओके, हमको जो लॉजिक चाहिए था वो हम कर चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं है। हमको जस्ट और जस्ट एज इट इज़ बस इसका नाम बदल देना है और यहाँ पे डायरेक्टली वो सारी चीज़ें लिख देनी है, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, फेच मैनी, एग्जीक्यूट, कर्सर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें सेम है, तो हमको इसको कोई स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको हमको बता रखा है कि हमारे पास एक और लाइब्रेरी है, पैरामेट्राइज क्वेरी। अब हम क्वेरी को किस तरीके से पैरामेट्राइज करते हैं, तो यहाँ पे वो दे रखा है। तो वो यहाँ पे पैरामेट्राइज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई इनपुट कराई वैल्यू, लाइक आप तो भाई अब ये नॉर्मल क्वेरी तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, लेकिन जो क्वेरी आपको डेटा से लेके आपको करवानी है वो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यूज़र से बोला, मतलब यूज़र ने आपको ना डेटा दिया है, लाइक आपको बोला है कि भाई ये मेरे फॉर्म की डिटेल्स है, लाइक आपने फॉर्म की डिटेल्स मांगी है, लाइक आपने बोला अपना नेम बताओ, आप अपनी एज बताओ, अपनी क्लास बताओ और अपने मार्क्स बताओ, रोल नंबर भी बता दो। तो उसने ये सारी चीज़ें आपको दी, तो ये आपने इनपुट तो करा ली, लेकिन अब जब इसको आप पाइथन से जब एसक्यूएल में लिखने जाओगे तो यहाँ पे आपको पैरामेट्राइज करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो उस फॉर्मेट में आप क्या करोगे, आप वहाँ पे यूज़ करोगे %s, %d, इस तरीके की कंडीशंस को। ठीक है, जनरली आप वैसे आप %s यूज़ करने वाले हैं सारी जगह। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, %s आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमको क्वेरी लिखनी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स जो है हमारे इनपुट से आए हों, तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको ये एज इट इज़ पूरी की पूरी चीज़ को स्ट्रिंग में लिखना होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। आपने अगर फॉर्मेटिंग अगर पढ़ी है अगर प्रिंट के अंदर, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रखा है, पुराने तरीके से हम क्या करते थे, यहाँ फॉर्मेटिंग करते थे और वो काफ़ी अच्छा वे था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम %s लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम अपनी लिख देंगे जो हमारा वेरिएबल है जो इसके साथ इसकी वैल्यू चेंज करानी है उसको। जैसे ये है हमारा फॉर्मेट वाली, यहाँ पे हमारी जिसके अंदर फॉर्मेट करना है, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं उसके जस्ट क्वार्टर्स के आगे % और यहाँ पे टपल के अंदर वो वैल्यू। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली नहीं लिखोगे, टपल के अंदर उसकी वैल्यू को लिखोगे और वो यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये है न्यू वे। तो न्यू वे जो है ये भी हमारा फॉर्मेट का है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हम ऐसे फॉर्मेट करते हैं कि टेम्पलेट हमने एक असाइन कर ली, लाइक हमने ये जो चीज़ है इसके अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर 0 1 2। अब मान लो जैसे ये ना बहुत काम की और बहुत फ़ायदे की चीज़ भी है, क्योंकि कई बार होता है हमको एक ही चीज़ को कई जगह यूज़ करना पड़े। जैसे लाइक मैं इसी के अंदर अगर मैं 2-3 जगह अगर मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ सेम डेटा को, तो वो ना हम पुराने वाले फॉर्मेट में करने के लिए हमको यहीं पे कई बार लिखना पड़ता है डेटा। लाइक मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा 49 49 49, उसके बाद फिर यहाँ पे विनीत या फिर जो भी चीज़ है, उसके बाद फिर दोबारा 49। लेकिन वहाँ पे तो मुझको क्या करवाना है कि हमको पहले लिखना है 49, फिर यहाँ पे कुछ लिखा होगा फिर 49, फिर यहाँ कुछ लिखा होगा फिर विनीत, फिर यहाँ कुछ लिखा होगा फिर 49। लेकिन अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में लिखूँ, नए वाले फॉर्मेट में डॉट फॉर्मेट लगा के, तो उसमें मुझे सिर्फ ये लिखना है 49 विनीत। ठीक है, 49 और विनीत। अब इसमें क्या करना है, हमको जहाँ जहाँ पे हमको 49 लिखाना है वहाँ पे लिखना है यहाँ पे करली ब्रेसेस 0 करली ब्रेसेस 0, फिर करली ब्रेसेस 1, फिर करली ब्रेसेस 0। दैट्स इट। हमको हर जगह वैसे भी तो हमको % s लिखना ही था, लेकिन अब हमने यहाँ पे और बेटर वे में उसको लिख दिया है। तो ये हमारा नया वाला फॉर्मेट है। आप अगर जनरली अगर आप अगर सिर्फ स्कूल लेवल में आप जैसे पेपर में दिखाना चाहते हो, तो आप इस नए वाले या पुराने वाले किसी को भी यूज़ करो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप पुराने वाले को यूज़ करना, क्योंकि पेपर के अंदर या सैम्पल पेपर के अंदर जो आंसर दे रखे हैं ना वो पुराने फॉर्मेट में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करना। ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली ये चारों कमांड्स कर्सर की मेथड्स हैं, ये कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं अपने परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरीज। अब इंसर्ट और अपडेट क्वेरी कैसे लगाई जाती है, तो यहाँ पे देखो इंसर्ट कैसे कराया जाता है। तो इंसर्ट मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है मेरी इंसर्ट कराना है मुझे स्टूडेंट टेबल के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो कॉलम्स हैं उनके हमने यहाँ पे नाम लिखे, हमने यहाँ पे उनके नाम लिखे कि इन इन कॉलम्स के अंदर हमको अपना डेटा इंसर्ट कराना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे लिखूंगा वैल्यू, वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे छोड़ दूंगा
यहाँ पे मैं इसको इसलिए खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें हमको अपना डेटा भरने की ज़रूरत डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली नहीं है का मतलब क्या है, हमको यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खाली छोड़ देंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस वाइज ही चलना है। ठीक है, ये और ईजी है। अब यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा, ये आपको सिर्फ तभी समझ आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ डेफिनेटली मिस आउट कर दोगे कि यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पे देखो ये 108 लिखा है। क्या लिखा है ये 108, ये लिखा है एका, ये लिखा है 84.0, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी। अब ध्यान से देखो ये जो चीज़ है, देखो मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है इनमें डिफरेंस क्या है कि देखो इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं लगी है, ऊपर देखो क्वाटाज नहीं लगे, लेकिन इसमें क्वाटा लगे हैं, इसमें और इसमें क्वाटा लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग्स हैं, तो इसलिए इन पे क्वाटा लगना ज़रूरी है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे क्वाटा लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने इस एसक्यूएल जब आपने अपनी ये टेबल बनाई तो वहाँ पे आपने बोला था कि ये जो है ये चेयर या वेर चेयर है और साथ ही साथ ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन ये जो है और ये जो है ये आपने इंटीजर या आपने फ्लोट या जो भी था आपका इंटीजर ही बोलेंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको याद रखना है कि ये जो है इन पे हमने क्वाटाज नहीं लगाए, सिर्फ स्ट्रिंग पे ही हम क्वाटाज लगाते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लगाना है पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर वहाँ पे हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अपडेट क्वेरी में भी कुछ डिफरेंस नहीं है, हमको जस्ट एज इट इज़ जहाँ जहाँ हमको वैल्यूज़ रखनी है वहाँ वहाँ हम कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और फिर सीक्वेंस वाइज हम डॉट फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमको कुछ नहीं करना, हमको सेट मार्क्स में यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे, वहाँ पे हम 77 चला जाएगा, जो ये वाला खाली है उसके अंदर 76.8 चला जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद हमको याद रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम डेटा अपलोड करते हैं, अपलोड करने का मीनिंग है हम डेटा में चेंज कर रहे हैं, तब एक सेकेंड गाइज। ओके, सो हम यहाँ पे अब देखते हैं। तो अपडेट जो हमारी अब जो नेक्स्ट क्वेरी है, जब हमको अपडेट करना होता है तब हमको कुछ भी चेंज नहीं करना, इंसर्ट की तरह ही है। हमको अपना जहाँ जहाँ डेटा चेंज करना है वहाँ वहाँ हम डेटा चेंज करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद याद रखिएगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसमें लिखा डॉट फॉर्मेट किया, फॉर्मेट के अंदर हमने इनको सीक्वेंस वाइज जो लिखा है वो वहाँ पे रिप्लेस होता चला जाएगा और हमारा यहाँ पे डेटा जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख जाएगा। उसके बाद हमको इसको कुछ नहीं करना, इसी स्ट्रिंग को हमको एग्जीक्यूट के अंदर डाल देना है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और एग्जीक्यूट होने के बाद कमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमिट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कमिट नहीं करेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। टू सेव डेटा वी हैव टू कमिट। ओके, कमिट नहीं किया तो हमारा डेटा सेव नहीं होगा। याद रखिएगा, डेटाबेस के अंदर हम जब भी परमानेंट चेंजेस करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर हमको कमिट करना पड़ता है परमानेंट चेंजेस के लिए। याद रखना, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये हम कैसे याद रखें, तो इसको याद रखिएगा आप इस तरीके से कि जब भी हमको इंसर्ट करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा कहीं नहीं। तभी हम कमिट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम सेलेक्ट का यूज़ करें या फिर अगर हम किसी और कमांड का यूज़ करें जो कि हमको डेटा देती है, तो उनके अंदर हमको इसको कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई चेंजेस थोड़ी कर रहे हैं हम, जहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहे सिर्फ डेटा देख रहे हैं वहाँ पे हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे दे भी रखा है कि डिलीट क्वेरीज़ के लिए भी हमको कमिट करना बहुत ज़रूरी है, उसको भूलना नहीं है। अगर नहीं किया तो फिर हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा RDBMS। और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डेटाबेस को अगर हमको ओपन करना हो एक कनेक्शन तो उसके लिए कौन सा मेथड है, तो ये ठीक है। आपसे वो डायरेक्टली उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, लाइक ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, तो आपको ये ऊपर वाली लाइन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है हमको कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट का काम होता है वो। ठीक है, हमको अगर सेट ऑफ रिकॉर्ड जब रिट्रीव किया जाता है ना एसक्यूएल क्वेरी से, तो उसमें क्या हम उसको बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। डेटाबेस में डैश जो होता है वो एक स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि रो बाय रो प्रोसेसिंग करता है, तो वो होता है फेच का काम। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला इनमें से कौन लीगल नहीं है तो फेच टू लीगल नहीं है। ओके,
तो यहाँ पे बोला है ऑब्टेन ऑल रिकॉर्ड के लिए फेच ऑल होता है, अगर वन रिकॉर्ड बोला है तो फेच वन होता है, अगर मल्टीपल बोला है तो फेच मैनी होता है, अगर वहाँ पे बोला है कि क्वेरी को रन कराना तो उसके लिए एग्जीक्यूट होता है, और अगर वहाँ पे परमानेंट चेंजेस जो कि मैंने अभी बताया उसके लिए कमिट होता है। ओके, तो ये सारे जो हैं बहुत ईजी हैं, वेरी ईजी। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपना ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है, क्योंकि पेपर में ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से बड़ा नहीं आएगा, चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, और इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके जो है ना 5 से 6 नंबर जो हैं इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। वेरी स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको आंसर करने आने हैं। ठीक है, जैसे उसने पूछा था सैम्पल पेपर में फेच वन से कितने आते हैं, तो आंसर है 1, और डेटा टाइप क्या है तो टपल। ये वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस इसके ना ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स ये सब, और आपको हल्के फुल्के जो है शॉर्ट आंसर जो है ना वो पढ़ लेना है। ठीक है, शॉर्ट आंसर पढ़ लेना है, लॉन्ग आंसर नहीं पढ़ने इस चैप्टर में। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, और हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है, ये चैप्टर पूरा हमारा हो गया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, क्योंकि आप इतनी देर तक अगर रुके हो, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CS कर रहे हैं, 12th क्लास में हैं और ये चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सो मीट यू सून, सो अंटिल देन गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी RDBMS पे होगी, हम जल्दी लेके आएंगे और उसके अंदर वो चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं गाइस, सी यू सून।